गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों अभी जो सुबह का वीडियो था वो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का संपादकीय था, जिसके बारे में आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर कि किस प्रकार से वहाँ बताया गया है कि जो मोदी जी के द्वारा जो सराहनीय कार्य किया गया है भारत जैसे देश के लिए, वो कितना सराहनीय है। और जो उनके द्वारा जो प्रयास किया गया है वो कितना सही है, उसके बारे में आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो में। तो अब जो जनसत्ता का जो दोस्तों ये कंटेंट है, इसको लिखा अतुल कनक जी ने। अतुल कनक, ये महिला है या क्या है? लग रहा है ये पुरुष होंगे, ये कनक महिला। कभी कभार होता है ना, सम्मान के लिए दोनों लोग पति पत्नियों का नाम हो जाता है। जो भी हो, कोई अगर बताने वाला होगा तो ज़रूर बताइएगा। अब है जो आज का विषय, जल से ही जीवन है। ठीक है, तो जल से ही जीवन के बारे में बताने की आवश्यकता हमारे देश में इसलिए क्योंकि दोस्तों अभी हम आर्थिक मंदी से जैसे ही उभर रहे थे या फिर जूझ रहे थे, ठीक है, उसके बाद ये कोरोना जैसी भयानक बीमारी हमारे देश में आके हमारे देश को अस्थिर कर दी। तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। और जितने भी संसाधन हमारे देश के पास था, जो हमारे देश की भलाई के लिए लगाना चाहता, आज वो संसाधन, वो पैसा, वित्त फंड पूरी तरह से कोरोना से लड़ने के लिए लगा दिया गया है, जिससे तमाम तरह की समस्याएं खड़ी हो सकती है भविष्य में। पर एक समस्या और खड़ी होने वाली है 1.5-2 महीने बाद, बाढ़ आपदा। आपको पता होगा तकरीबन 13 राज्य आइडेंटिफाई किए गए हैं जो आने वाले 2 महीने में बुरी तरह से पीड़ित हो सकते हैं बाढ़ से, और तकरीबन लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित किया जा सकता है। और ये हर साल की घटना, ये पहली बार मैं नहीं बता रहा हूँ। बिहार में पता हर साल बाढ़ आएगी, 10 लाख को एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित किए जाएंगे। किसानों की बड़ी तादाद में फसलें नष्ट होती हैं, पर किसी को कोई मतलब नहीं है। सरकारें आती जाती रहती हैं, तमाम तरह के आश्वासन, प्राथमिकताएं देती रहती हैं। नहीं, इस बार हम आएंगे तो ये जो समस्या है जड़ से ख़त्म कर देंगे, बांध बना देंगे। आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। जो समस्याएं हैं चल रही हैं, यदि सरकार समय रहते वक्त इस पर किसी प्रकार की योजना नहीं बनाती है तो बहुत बुरा होगा। अब सोचिए, गर्मी जैसे ही आएगी वही क्षेत्र पूरी तरह से पानी के मामले में संवेदनशील हो जाते हैं, मतलब पानी की कमियां हो जाती हैं। और बरसात में वही जो क्षेत्र है पूरी तरह से बाढ़ से डूब जाते हैं, बह जाते हैं। तो ये सरकारों की गलती है। और इस बार का जो रिपोर्ट आया जल डिपार्टमेंट का, उसने कहा है कि इस बार अगर जब आप 20-25 साल पीछे जाएंगे, इतना ज़्यादा नदियों के जल में उनका जल स्तर है, तकरीबन 61% जल स्तर है। और उसके बाद यदि दोस्तों बाढ़ आएगी नहीं तो बहुत भयानक आएगी। इसलिए जो 61% जल है, या तो उसका दोहन करें, उसके भंडार में कमी करें, अन्यथा जिस तरह नदियाँ उफान पे हैं बहुत बुरा होगा देश में। या फिर रहते हुए अभी 1.5-2 महीने का समय किसी प्रकार उससे यूटिलाइज़ कर लिया जाए उस जल को। चलते हैं अब आगे। देखिए, ये है गर्मी के दिन शुरू होते ही देश के अनेक हिस्सों में भीषण जल संकट उत्पन्न हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों में तो चेन्नई और शिमला जैसे शहरों को भी नियमित जल पूर्ति सुचारू रखने के लिए अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आपको याद होगा दोस्तों, शिमला में 1-2 साल पहले किस प्रकार से जो बिस्लरी का बॉटल होता था, जो 20 रुपये का मिलता है, 15 रुपये का मिलता है, वो 150-200 रुपये का मिलता था। पानी की इतनी बड़ी किल्लत हो गई थी कि वहाँ पर जो सैलानी थे, जो बाहर से लोग घूमने के लिए जाते हैं, किस प्रकार से उस जगह को नकार दिया था। तो इससे उस राज्य को बहुत बड़ा वित्तीय, कह सकते हैं, संकट उभर आया था उसके पास। स्थिति यह भी थी कि जहां चेन्नई में अनेक संस्थानों ने अपने कर्मचारियों को इसलिए घर से ही काम करने का आदेश दिया था क्योंकि कार्यालय में परिसर में उनके लिए अतिरिक्त रूप से पानी की व्यवस्था संभव नहीं थी। वहीं शिमला के स्थानीय निवासी पर्यटकों से ये अनुरोध करने लगे थे कि उनके कारण पानी का अपव्यय होता है, इसलिए वे कुछ दिन शिमला नहीं आए। ऐसे में होना तो यही चाहिए था कि मानसून में हम वर्षा जल की संचयन का प्रबंधन करते और भूगर्भीय जल स्तर को बढ़ाने के प्रयास करते, लेकिन ऐसा सर्वत्र नहीं हो सका। आप जब जाएंगे मुंबई या बेंगलुरु में, कई बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो वहाँ पे जो सड़क के किनारे छोटा छोटा कुंड बना रहता है, बहुत ही सावधानी से। तो उसमें क्या होता है दोस्तों ने, उसी कुंड के माध्यम से एक बड़ा सा जलाशय कुंड बना होता है, वहाँ पर जाकर पूरा जल स्टोर होता है, बाद में उसी जल के माध्यम से शहरों को दिया जाता है। तो जब तक आप ऐसा वाटर रिजर्व नहीं बनाएंगे तब तक दोस्तों ये समस्याएं गंभीर और बहुत ही घातक होती चली जाएंगी। ऐसा नहीं कि भारत के पास जल संरक्षण की तकनीकी नहीं है। नई तकनीकी की बात छोड़िए, पारंपरिक दृष्टि से भी हमारे रेगिस्तानी इलाकों में पानी के सदुपयोग और संचयन की एक पुष्ट
परंपरा है। ऐसे भी गांव हैं जहां तालाब या झील या जोहड़ का पानी गंदा करने वाले को सार्वजनिक तौर पर क्षमा याचना करनी होती है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिले में तो न केवल पानी की एक एक बूंद का सदुपयोग करने की परंपरा है, बल्कि इन जिलों के ग्रामीण अंचल में संचित पानी की टंकी को ताला लगा कर रखा जाता है ताकि उस पानी को कोई चुरा ना सके। इस क्षेत्र में पानी के संकट का अनुमान पिछले दिनों छपी उस खबर से लगाया जा सकता है जिसमें बाड़मेर जिले के कई गांव के लोगों ने कहा कि उनके पास घी तो प्रचुर मात्रा में है, लेकिन पानी इतना भी नहीं है कि वे बार बार हाथ धो सकें। इसी साल अप्रैल के शुरुआती दिनों में राजस्थान के अजमेर जिले से यह खबर आई कि पानी भरने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की जान चली गई। सोचिए पानी कितनी बड़ी किल्लत है। और हमारे यहाँ खासकर मैं उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ पूर्वांचल साइड, तो यहाँ पे पानी की किल्लत नहीं है, फिर भी दोस्तों जिस तरह से लोग पानी को बर्बाद कर रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं, वो गलत है। जितनी आवश्यकता है उतना ही करिए। हमारे यहाँ तो भैया 10 बाल्टी भर के नहाएंगे जब तक नहीं तब तक उनको चैन नहीं मिलेगा। और मुंबई में चले जाइए, आधे बाल्टी में 3-4 लोग नहा लेते हैं। तो जानते हैं जहाँ पे कमी होती है वहीं पे इस चीज़ का एहसास होता है। जाके अरब लोगों से पूछिए, रेगिस्तान वालों से पूछिए, एक एक बूंद के लिए जब मरते हैं। इस तरह की घटनाएं हर वर्ष उन इलाकों में देखने को पानी मिलती है जहां गर्मी का आगमन पानी की किल्लत का पर्याप्त होता है। आज भी गर्मी के दिनों में देश के कई गांव के लोग अपनी ज़रूरत पर पानी पीने का पानी लेने के लिए कई किलोमीटर तक जाने को विवश होते हैं। राष्ट्रीय सैंपल सर्विस कार्यालय को आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार आज भी देश में करीब 21.4% घरों में पाइप कनेक्शन के माध्यम से जल आपूर्ति होती है, अर्थात प्रत्येक 5 में से एक घर में आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए या तो भूगर्भिक जल के दोहन पर निर्भर है या फिर तालाब, झील, जोहड़, नदी, कुओं, बावड़ियों और टांकों जैसे जल संसाधनों पर। कुछ लोग तो इतने भी भाग्यशाली नहीं कि उन्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ऐसे किसी जल संसाधन का सहारा भी मिल जाए। नीति आयोग ने भी कुछ समय पहले अपनी एक रिपोर्ट में स्वीकार किया था कि देश की आबादी के 40% हिस्से के पास वर्ष 2030 तक पीने के पानी की सहज उपलब्धता नहीं रहेगी। दरअसल विकास के नाम पर पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से बड़े शहरों में तालाबों को पाटा गया और कुआं बावड़ियों के अस्तित्व से खिलवाड़ किया गया, उसने समाज में जलपूर्ति के संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। उधर नकदी फसलों के मुँह और बदली हुई जीवन शैली ने भी जल संसाधनों पर अपना दबाव बनाया है। भारत में प्रायः मार्च माह के बाद अगला मानसून सक्रिय होने तक लोगों की निर्भरता जल संग्रहण के संसाधनों या भूगर्भीय जल पर बहुत बढ़ जाती है। सामान्यतः मानसून के दिनों में भारत में 40 अरब घन मीटर बरसात होती है और जिसमें 11.37 अरब घन मीटर पानी का ही उपयोग सामान्य जीवनचर्या, सिंचाई आदि में हो पाता है। शेष में से 6.90 अरब घन मीटर पानी जल संग्रहण क्षेत्रों में चला जाता है और 4.47 अरब घन मीटर पानी धरती में रिस जाता है। धरती में रिसा पानी भूगर्भिक जल भंडार को समृद्ध करता है। इस 4.47 अरब घन मीटर पानी में से 4.11 अरब घन मीटर पानी का ही दोहन संभव होता है। तो ये जो आप देखे होंगे जो नंबर हैं जो तो इसे आप पूरी तरह से लिख लीजिएगा। कभी भी आप कहीं भी इस चीज़ को लिख सकते हैं, लोगों के सामने बोल सकते हैं। ये फैक्ट डेटा है दोस्तों, इसे आप राइट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन हम सामान्य से अधिक भूगर्भ जल का दोहन करने के आदी हो गए हैं और दुनिया में सर्वाधिक भूगर्भीय जल दोहन करने वाले 10 देशों की सूची में सबसे ऊपर हैं। 70 के दशक के अंत में लोगों की पानी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनियंत्रित तरीके से जलकूप खोदे गए थे। हमने धरती के गर्भ में संचित जल के दोहन की व्यवस्था तो कर ली, लेकिन इस आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया था कि भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस भूगर्भिक जल की रिचार्जिंग भी ज़रूरी है। प्रकृति सब की ज़रूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन उसके पास किसी एक व्यक्ति के भी लालच को पूरा करने की सामर्थ्य नहीं है। दुर्भाग्य से पिछले कुछ दशकों में प्रकृति के प्रति हमारा व्यवहार बहुत लचीला हो गया है। हमने बरसात के जल को संग्रहित करने वाले परंपरागत संसाधनों को विकास के नाम पर नष्ट कर दिया। मैं आपको बताऊं, पहले गांव में दोस्तों तमाम जगहों पे मतलब कम से कम एक गांव में 5 से 7 कुएँ मिलते थे, जहाँ पर देख सकते हैं कि उस कुएँ के माध्यम से जल जो है पृथ्वी के भूगर्भ में चला जाता था। पर कुछ लोग ऐसे भी मंद बुद्धि वाले आए जो ये सोचें कि नहीं अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। पर दोस्तों आप गलत हैं, इसकी आवश्यकता दोबारा पड़ने वाली है, याद रखिएगा। तो लोगों ने क्या किया कि बड़े व्यापक स्तर पर उस कुओं को पाटना स्टार्ट कर दिए। तमाम तरह के तालाब थे, जिन तालाबों के ऊपर दोस्तों गांव के लोग पूरी तरह से निर्भर रहते थे, आज वो तालाब अपने अस्तित्व को लेकर लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं।
तो ये सब किसने किया? ये सब इंसानों ने किया, मानव ने किया कि अब उनसे हमारा जो है किसी प्रकार का लाभ नहीं है, तो उसके अस्तित्व को ही मतलब असमंजस में कर दो। नदियाँ नहीं हैं, नदियाँ कितनी बड़ी जीवनदायिनी थी किसानों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। पर दोस्तों आज वही नदियाँ थीं, यदि कोविड-19 बीमारी नहीं आती तो कुछ नदियाँ तो अपने अस्तित्व से लेकर लड़ रही थी। पर आज वो उनकी जो स्थिति है दोस्तों, उन्हें देखकर बहुत अच्छा महसूस होता है, जिस तरह से उनका जल स्तर बढ़ा है। ठीक है, लेकिन जल संबंधी हमारी ज़रूरतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। स्थिति यह हो गई है कि वैश्विक स्तर पर 7600 घन मीटर प्रति व्यक्ति पानी की वार्षिक उपलब्धता के मुकाबले में हमारे पास केवल 1545 घन मीटर प्रति व्यक्ति पानी ही उपलब्ध है। पिछले 50 वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता में तेज़ी से ह्रास हुआ है। एक तरफ पानी की उपलब्धता में निरंतर कमी हो रही है और दूसरी तरफ बदली हुई जीवन शैली ने पानी के उपयोग को कई गुना बढ़ा दिया है। इस तथ्य को सन 1993 में प्रो जॉन एलन द्वारा दिए गए आभासी जल उपयोग के सिद्धांत के माध्यम से समझा जा सकता है। प्रो एलन ने बताया कि जब हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं तो उसके उत्पादन, पोषण या निर्माण में होने वाले जल का उपयोग भी तो हम ही करते हैं। उन्होंने इस तरह आभासी जल के उपयोग को जानने के लिए कुछ सूत्र दिए थे। इसके अनुसार जब सुबह हम 1 कप चाय पीते हैं तो प्रत्यक्ष तौर पर तो लगभग आधा कप पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम दुग्ध और चाय उत्पादन आदि की संपूर्ण प्रक्रिया में खर्च होने वाले पानी को भी अनुपातिक तौर पर अपने उपभोग में जोड़ते हैं तो हम पाते हैं कि 1 कप चाय पीने के लिए हम करीब 35 लीटर पानी का उपयोग करते हैं। उन्होंने इस सिद्धांत को निरूपित करते हुए यह भी कहा था कि जब हम थोड़ा सा भी भोजन जूठन में छोड़ते हैं तो हम उस ऊर्जा, जल और पदार्थ का भी उपयोग करते हैं जो किसी फसल को तैयार करने से लेकर भोजन बनाने तक की संपूर्ण प्रक्रिया में व्यय होती है। इसके अलावा यदि जूठन में फेंका गया भोजन किसी कचरे के ढेर में जाता तो वह उस ग्रीन हाउस प्रभाव का भी कारण बनता है, जिससे पर्यावरण के लिए अत्यधिक खतरनाक पाया गया है। याद करिए, क्या हमारे बुजुर्ग इस सत्य को हजारों साल पहले जानते थे जो उन्होंने भोजन जूठन में छोड़ने को वर्जित कहा था। हमारे शास्त्रकारों ने तो पानी को भी बहुत पवित्र कहा है और इसकी प्रत्येक बूंद के अपव्यय को बुरा बताया है। तो दोस्तों ये जो लेखन शैली भी आप जो इस्तेमाल करते हैं, जल से ही जीवन है। जहाँ पर जल की उपयोगिता की बात हो, प्रमुखता की बात हो, तो इस बात को आप ज़रूर प्रमुखता से कहिएगा कि यदि जल ना हो तो क्या हो सकता है, और जल की मैनेजमेंट के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों को क्या क्या करना चाहिए और देश के नागरिकों को जल के संरक्षण के लिए क्या क्या करना चाहिए, और ऐसे तमाम तरह की चीज़ों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। जो तालाब पूरी तरह से जूझ रहे हैं अपने अस्तित्व को लेकर, जो कुआँ हैं, तालाब है, पोखरे हैं, जितने भी जलाशय कुंड हैं, आवश्यकता है उन्हें जीर्णोद्धार करने की, उनको फिर से उनका रूप देने की। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।